एक आलीशान केबिन खिड़की के बाहर फैला हुआ बेंगलुरु का खूबसूरत आसमां और कांच के मेज पर बिखरी अनगिनत फाइलें। अनामिका को देखकर कोई भी कह सकता था कि दुनिया की हर कामयाबी उसके कदमों में है। 35 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी टेक कॉरपोरेट फर्म की वाइस प्रेसिडेंट बनना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन इस बेतनाह कामयाबी और शोहरत के पीछे छिपा था एक गहरा सन्नाटा, एक ऐसा अकेलापन जिसने अनामिका के स्वभाव को पत्थर जैसा सख्त बना दिया था। ऑफिस के गलियारों में जब उसके सैंडल की आवाज गूंजती तो अच्छे अच्छे कर्मचारियों के पसीने छूट जाते थे। एक छोटी सी गलती भी उसे बर्दाश्त नहीं थी और उसका गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फटता था। लोग दबी जुबान में कहते थे कि अनामिका के सीने में दिल नहीं बल्कि कोई मशीन धड़कती है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि इस कड़वाहट और गुस्से की असली वजह क्या थी। बचपन के दिनों में उसने अपनी 3 सहेलियों के साथ मिलकर एक अजीब कसम खाई थी। इंदिरा नगर के एक छोटे और शांत कैफे में बैठी उन चारों लड़कियों ने तय किया था कि वे जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगी। वे सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देंगी और इस पुरुष प्रधान समाज में अपना एक बड़ा मुकाम बनाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमा और उम्र की दहलीज आगे बढ़ी, उसकी तीनों सहेलियां अपनी कसम भूल गईं। उन सबने समय के साथ प्यार भी किया, शादियां भी की और अपने हंसते खेलते प्यारे परिवार बसा लिए। मगर अनामिका अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसने जो एक बार ठान लिया उससे कभी पीछे नहीं हटी। उसने ब्लिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में टॉप किया और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डेटा साइंस में पीएचडी पूरी की। जब वह इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करके भारत लौटी तो उसकी उम्र 32 साल के पार हो चुकी थी। उसके माता पिता बेहद खुश थे कि उनकी बेटी ने पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया है। घर वाले जब भी उसके सामने शादी का नाम लेते, अनामिका गुस्से में आकर बात को वहीं खत्म कर देती थी। वह साफ कह देती कि उसका लक्ष्य सिर्फ काम है। इन पारिवारिक झमेलों में पड़ना उसके बस की बात नहीं। धीरे धीरे उसके छोटे भाई और छोटी बहन की भी शादियां हो गईं और उनके घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। अब जब भी कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला घर आता तो अनामिका पर शादी के लिए दबाव बनाने लगता। इन सब तानों से तंग आकर उसने परिवार से दूर व्हाइटफील्ड इलाके में एक बेहद आलीशान पेंट हाउस खरीदा और अकेली रहने चली गई। ऐसा बढ़ता गया, ओहदा ऊंचा होता गया, लेकिन अनामिका के भीतर की कोमलता और इंसानियत जैसे कहीं गायब हो गई। वह अपने मातहत काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों के साथ बेहद रूखा और सख्त व्यवहार करती थी। बात बात पर नौकरी से निकाल देने की धमकी देना उसके रोज का काम बन चुका था। ऑफिस के लोग उससे बात करने से पहले 10 बार सोचते थे और हर वक्त खौफ के साए जीते थे। तो कर्मचारी शादीशुदा थे और जिनके छोटे बच्चे थे वे अक्सर उसकी इस बेरुखी पर केबिन से बाहर आकर आंसू बहाते थे। अनामिका का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसलिए उसे समय की कोई परवाह नहीं रहती थी। वो चाहती थी कि हर कर्मचारी 24 घंटे सिर्फ कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगा रहे। उसकी पुरानी सहेलियां कभी कभी उसे फोन करके समझाती थीं कि अनामिका, इस अकेलेपन के झाल से बाहर निकलो, कोई अच्छा सा जीवन साथी चुन लो, वरना उम्र ढलने के बाद यह जिंदगी काटना बेहद भारी हो जाएगा। अनामिका को इन मशवरों से सख्त नफरत थी और धीरे धीरे उसने अपनी उन सहेलियों से भी बातचीत बंद कर दी। कुछ समय बाद उसके पिता का अचानक देहांत हो गया, जिससे परिवार और बिखर गया। उसकी बूढ़ी माँ छोटे भाई के साथ जयनगर में रहती थी और रोज नियम से अपनी बड़ी बेटी को फोन करती थी। माँ अब शादी की बात छेड़कर उसे परेशान नहीं करती थी, बस इतना पूछती कि बेटी समय पर खाना खाया या नहीं। अनामिका जब देर रात अपने खामी और सुनसान टेंट हाउस लौटती तो वहाँ का सन्नाटा उसे डसने को दौड़ता। घर की काम वाली दोपहर में ही खाना बनाकर जा चुकी होती थी और पूरा घर बिल्कुल वैसा ही मिलता जैसा वह सुबह छोड़ गई थी। वह अकेली बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेती और सोचती कि इस अपार सफलता का आखिर फायदा क्या है। टेलीविजन पर जब भी कोई हंसता खेलता परिवार या बच्चों का कोई सीन आता, वह तुरंत रिमोट उठाकर चैनल बदल देती। उसकी जिंदगी अब सिर्फ टेक न्यूज, शेयर मार्केट और कॉरपोरेट जगत की हलचल तक ही सीमित होकर रह गई थी। कभी कभी लैपटॉप में अपने कॉलेज के दिनों की पुरानी तस्वीरें देखकर
उसकी आंखें नम हो जाती थीं, लेकिन वह तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेती और खुद को डांटती कि भावुक होना कमजोर लोगों की निशानी है। वह खुद को समझाती कि उसका जन्म इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए हुआ है। फिर एक ऐसी सुबह आई जिसने अनामिका की पूरी जिंदगी की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। वह तारीख थी 12 दिसंबर, जब ऑफिस का माहौल सुबह से ही बेहद तनावपूर्ण और गंभीर बना हुआ था। कंपनी का नया सॉफ्टवेयर लॉन्च उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं रहा था, जिससे अनामिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कॉन्फ्रेंस रूम में जाते ही फाइलों को हवा में उछाल दिया और अपन टैबलेट मेज पर जोर से दे मारा। वह चिल्लाकर अपने कर्मचारियों को डांट रही थी कि तुम सब निकम्मे हो, तुम लोगों को काम करना ही नहीं आता। अगर तुम लोग कंपनी का टारगेट पूरा नहीं कर सकते तो आज ही इस्तीफा दे दो, मैं नई टीम रख लूंगी। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा तसरा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम के सामने एक शब्द भी बोल सके। अनामिका गुस्से से हाफती हुई अपनी बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। तभी एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल रही होगी, दबे पांव केबिन के अंदर आया। उस मासूम बच्चे का नाम आरव था, जिसे घर में सब प्यार से चीकू कहकर पुकारते थे। चीकू ने बहुत ही सादगी और भोलेपन से फर्श पर बिखरे हुए पन्नों को एक एक करके उठाना शुरू किया। उसने सारे जरूरी कागजात सलीके से समेटे और उन्हें अनामिका की मेज पर लाकर रख दिया। अनामिका हैरान और परेशान नजरों से उस छोटे से बच्चे की हरकतों को देख रही थी। उसका गुस्सा जैसे हवा होने लगा था। बच्चे ने नीचे गिरे हुए ग्रीन स्टैंड को भी उठाया और बड़ी मासूमियत से उसे टेबल के कोने पर सजा दिया। वहां पानी की एक बोतल गिरी हुई थी। चीकू ने उसे उठाया और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा। जब छोटी जान से बोतल का ढक्कन नहीं खुला तो उसने वह बोतल अनामिका की तरफ बढ़ा दी। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, आंटी प्लीज इसे खोल दीजिए ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अनामिका ने बिना कुछ सोचे समझे बोतल का ढक्कन खोला और पानी उसे देने लगी, लेकिन बच्चे ने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, नहीं आंटी, पहले आप पानी पीजिए, आप बहुत लाल दिख रही हैं। अनामिका ने चौंक कर पूछा, क्यों, मुझे क्यों पानी पीना चाहिए बेटा? चीकू ने बेहद मासूमियत से जवाब दिया, आप बहुत गुस्से में हैं और मेरी दादी कहती हैं कि गुस्सा करने से अंदर का खून जल जाता है। मेरी मम्मी भी बहुत गुस्सा करती थी, फिर एक दिन उनका सारा खून जल गया और वह हमेशा के लिए सो गई। इतने छोटे और नादान बच्चे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर अनामिका के हाथ जैसे कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने बरसों से जमी बर्फ जैसे पिघलने लगी और उसने पानी का एक घूंट अपने गले से नीचे उतारा। उसने चीकू को अपने और करीब बुलाया, इधर आओ बेटा, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम चीकू है और आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। पापा ने कहा था कि आज ऑफिस की सबसे बड़ी और सुंदर मैडम से आशीर्वाद लेना है, इसलिए मैं अंदर आ गया। अनामिका की सूखी आंखों में बरसों बाद ममता के आंसू तैर गए। उसने बच्चे को बड़े प्यार से देखा। उसने पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है चीकू? तभी केबिन के दरवाजे पर एक बेहद शालीन, सादा और संस्कारी दिखने वाला शख्स खड़ा नजर आया, जिसका नाम राघव था। राघव उसी कंपनी में एक सीनियर कोडिंग एक्सपर्ट के पद पर पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। वह दूर से ही अपने बेटे की इस हिम्मत को डरते डरते देख रहा था कि कहीं मैडम उस पर भी न भड़क जाएं। अनामिका ने राघव को केबिन के अंदर आने का इशारा किया और कहा, आपका बेटा बहुत ही प्यारा और समझदार है राघव जी। उसने चीकू के बालों को चूमा और कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरे प्यारे चीकू। अनामिका ने राघव से पूछा, क्या मैं चीकू को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकती हूँ? मैं इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाई थी। राघव ने बेहद संकोच करते हुए कहा, मैम इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह बहुत शरारती है और फालतू खिलौने बहुत मांगता है। अनामिका मुस्कुराई, एक ऐसी कोमल मुस्कान जो ऑफिस के कर्मचारियों ने पिछले कई सालों में कभी नहीं देखी थी। वह चीकू का छोटा सा हाथ अपने हाथ में थामकर ऑफिस से बाहर पास के एक बहुत बड़े टॉय मॉल में ले गई। वहां उसने चीकू को उसकी पसंद के ढेर सारे खिलौने
रिमोट वाली कारें, कॉमिक्स और सुंदर कपड़े दिलाए। चीकू के मासूम और सच्ची बातें अनामिका के दिल के उस कोने को छू रही थी जो बरसों से वीरान पड़ा था। जब वो 1 घंटे बाद वापस ऑफिस लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही रूहानी सुकून और चमक साफ दिख रही थी। उसने चीकू को अपने केबिन में अपनी बगल वाली कुर्सी पर बिठाया और उसे नए वीडियो गेम को खेलने का तरीका सिखाने लगी। यह अद्भुत नज़ारा देखकर ऑफिस के बाकी कर्मचारी हैरान रह गए, जो अब तक डर के मारे अपनी सीटों पर छिपे थे। शाम होते होते अनामिका ने ऑफिस में ही बेकरी से एक बहुत बड़ा और सुंदर चॉकलेट केक मंगवाया। उसने दफ्तर के सभी छोटे बड़े कर्मचारियों को इकट्ठा किया और चीकू का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया। अनामिका ने खुद अपने हाथों से पहले चीकू को, फिर राघव को और उसके बाद ऑफिस के हर एक स्टाफ को केक का टुकड़ा खिलाया। पूरा दफ्तर खुशियों के ठहाकों और तालियों की गूंज से भर उठा था और अनामिका का गुस्सा जैसे हना में कपूर की तरह उड़ गया था। कुछ कर्मचारियों की आंखों में को अचरज के आंसू थे कि क्या यह वही सख्त और बेरहम मैडम है। शाम ढल गई। अनामिका ने सारे खिलौनों के पैकेट राघव की गाड़ी में रखवा दिए और वह अपने बेटे को लेकर घर चला गया। अगले दिन दोपहर के वक्त अनामिका ने दोबारा राघव को अपने केबिन में बुलाया। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, राघव जी, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो क्या मैं आज चीकू को अपने घर ले जा सकती हूँ? कल उसका जन्मदिन था, इसलिए मैंने आपके पारिवारिक समय में बाधा नहीं डाली, पर आज मेरा मन उसके साथ वक्त बिताने का है। राघव ने बहुत ही आदर के साथ कहा, मैम, इसमें पूछने वाली क्या बात है? चीक, वो कल से ही आपकी बातें कर रहा है। यह तो उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उसे इतना प्यार दे रही हैं। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। राघव तुरंत अपनी माँ के पास से चीकू को लेकर आया और उसे अनामिका की बड़ी सी कार में बिठा दिया। उस शाम व्हाइटफील्ड के उस सुमे और खामोश कैंट हाउस में खुशियों और खिलखिलाहट की बहार आ गई। अनामिका और चीकू ने मिलकर ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठकर पेंटिंग की छुपन छुपाई खेली और ढेर सारी बातें की। रात के वक्त अनामिका ने अपनी बूढ़ी माँ का वीडियो कॉल किया और बड़े चाव से चीकू से मिलवाया। उसने अपनी माँ को बताया कि यह छोटा सा बच्चा कितना समझदार है और ऑफिस में उसने कैसे उसका गुस्सा शांत किया। माँ ने अपनी बेटी की आवाज में वह पुरानी मासूमियत और सच्ची खुशी महसूस की जो कॉलेज के बाद जैसे खो गई थी। माँ की आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, कल तूने सही समय पर मेरी बात मानकर शादी करनी होती तो आज तेरा अपना बच्चा भी इसी तरह तेरे घर को खुशियों से भर कर रखता। अनामिका ने इस हमेशा की तरह अपनी माँ की बात का बुरा नहीं माना, न ही गुस्से ने सोन काटा। वह बस खामोशी से नीचे देखने लगी और सोते हुए चीकू के बालों ने अपनी उंगलियां थिराने लगी। अगले दिन सुबह जब वह चीकू को लेकर वापस ऑफिस पहुंची तो उसने राघव को बुलाकर एकांत से बात की। उसने बहुत ही संभल कर पूछा, राघव जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि चीकू की माँ कहाँ है? राघव की आंखों में एक पल के लिए उदासी की घटा छा गई। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैम, वह हमें तब छोड़कर चली गई थी जब चीकू सिर्फ 1 महीने का एक छोटा सा नवजात बच्चा था। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसे एक बेहद अमीर पति और लग्जरी लाइफ चाहिए थी जो मेरे जैसे आम कौड़े के ड्रेस में नहीं थी। यह सुनकर अनामिका के दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कीस और बेचैनी उठी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखना कोई गलत बात है राघव जी? राघव ने कहा, सपने देखना बिल्कुल गलत नहीं है मैम, लेकिन चंद पैसों और ऐशो आराम के लिए एक ईडे की मासूम को कड़कता छोड़ जाना गलत है। रिश्ते और जिम्मेदारी पैसों की तराजू में नहीं तोले जा सकते मैम। अनामिका को पहली बार महसूस हुआ कि कामयाबी की आंधी दौड़ में इंसान अक्सर उन चीजों को खो देता है जो दुनिया में सबसे अनमोल होती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और चीकू की वजह से अनामिका और राघव के बीच एक अनकहा पवित्र रिश्ता पनपने लगा। चीकू अब अक्सर वीकेंड पर अनामिका के घर जाता था और कभी कभी राघव भी उनके साथ शामिल हो जाता था। तीनों मिलकर कभी कब्बन पार्क घूमने जाते तो कभी किसी शांत म्यूजियम में वक्त बिताते। एक शाम एक छोटे से रेस्टोरेंट में कॉफी
इतीते हुए अनामिका ने राघव से पूछा, आपने दोबारा शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? राघव जी, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैम, मेरी पूरी दुनिया इस चीकू और मेरी बूढ़ी माँ के आसपास ही सिमट गई है। और अब तो उम्र भी 36 पार कर चुकी है। भला इस उम्र में एक बच्चे के बाप से कौन शादी करेगा? फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वैसे मैम, एक बात मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप डांटे नहीं तो? अनामिका ने उसकी ये सही थी और सच्ची आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो, यही ना कि मैंने शादी क्यों नहीं की। राघव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अनामिका ने एक लंबी सांस ली। बस पढ़ाई और करियर की अंधी दौड़ में इतनी आगे निकल गई कि खुद के लिए जीना ही भूल गई। राघव ने बड़े आदर से कहा, लेकिन मैम, आप जैसी कोहिनूर जैसी काबिल और सुंदर महिला को तो कोई भी अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। अगर आप किसी अच्छी मैट्रिमोनी साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाएं तो अच्छे और संस्कारी परिवारों की लाइन लग जाएगी। अनामिका ने शरारत भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, क्या आपने कभी अपनी प्रोफाइल वहां बनाई है? राघव ने थोड़ा उदास होकर कहा, अरे नहीं मैम, मेरी प्रोफाइल कौन देखेगा, मैं तो एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ। अनामिका ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अगर आप अपनी प्रोफाइल वहां अपलोड करेंगे तो ही मैं भी अपनी प्रोफाइल बनाऊंगी। अकेले मुझे ऐसी साइट्स पर अपनी जानकारी डालने में थोड़ी शर्म आती है, किसी का साथ हो तो हिम्मत मिल जाती है। दोनों के बीच एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई और हवा में एक मीठा सा एहसास घुल गया। अगले दिन राघव ने बहुत डरते डरते अनामिका के केबिन में आकर अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बहुत ही सादगी से अपनी एक साधारण सी प्रोफाइल बनाई थी, सिंगल फादर, 36 साल कौदर, एक प्यारा बेटा चीकू। अनामिका ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, यह प्रोफाइल बहुत ही सच्ची और साफ है। फिर उसने खुद भी अपना लैपटॉप खोला और दुनिया के सामने अपनी सफलता के साथ साथ अपने अकेलेपन को स्वीकार करते हुए प्रोफाइल बना दी। दोनों की प्रोफाइल लाइव होते ही अनामिका के पास देश और विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और अधिकारियों के प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। राघव को भी एक दो जगहों से पूछताछ आई, लेकिन उसका मन अब ऑफिस के काम और चीकू के अलावा कहीं और ही भटक रहा था। महीने बीतते गए और अनामिका को महसूस होने लगा कि राघव की सादगी और उसकी फिक्र करने का अंदाज उसके दिल में बहुत गहरा उतर चुका है। वह भले ही एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड थी, लेकिन एक साधारण से दिखने वाले इंसान के सामने अपने दिल की बात कहना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। जब भी राघव उसके सामने आता, अनामिका के चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा जाती, जिसे वह फाइलों के पीछे छिपाने की कोशिश करती। फिर एक दिन बिना किसी को बताए अनामिका ने लैपटॉप पर बैठे बैठे खुद ही राघव की प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लिया। जब अगली सुबह राघव ने अपने फोन पर यह नोटिफिकेशन देखा को उसके हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। उसे पूरा यकीन था कि यह किसी तकनीकी खराबी या सिस्टम की कोई बड़ी गलती की वजह से हुआ है। वह घबराया हुआ कांपती आवाज में सुबह सुबह अनामिका के केबिन में गया और बोला, मैम, एक बहुत अजीब गड़बड़ हो गई है। गलती से आपकी आईडी से मेरी प्रोफाइल मैच हो गई है, प्लीज इसे आईटी डिपार्टमेंट से कहकर ठीक करवा दीजिए। अनामिका अपनी बड़ी सी कुर्सी से उठी, धीरे धीरे चलकर राघव के बिल्कुल करीब आई और उसकी आंखों ने देखते हुए बेहद संजीदगी से बोली, और अगर मैं कहूँ कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है राघव, बल्कि यह फैसला मैंने खुद अपने पूरे होशो हवास में लिया है, तो। राघव एकदम स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन मैम, मैं तो एक मामूली सा कॉडर हूँ और आप इतनी बड़ी बॉस। अनामिका ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी और उसे बीच में ही रोकते हुए बड़े प्यार से कहा, किसने कहा कि तुम मामूली हो? और किसने कहा कि मैं तुम्हारे प्यार और सादगी के लायक नहीं हूँ? मैंने यह प्रोफाइल इसलिए एक्सेप्ट की है क्योंकि मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे और चीकू के साथ बिताना चाहती हूँ। इतना सुन के ही राघव के भीतर का सारा डर और घबराहट जैसे आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बह निकली। अनामिका ने आगे बढ़कर राघव को बड़े ही आग्रह और प्रेम से गले लगा लिया, जैसे बरसों की थकान एक पल में मिट गई हो। वहीं से दोनों की जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत, साफ सुथरी और नई शुरुआत हुई।
जहां पदों का अंतर मिट चुका था। अगले ही महीने दोनों परिवारों की रजामंदी और बड़ों के आशीर्वाद से एक शांत मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए। शादी के बाद अनामिका के स्वभाव में जो जादुई बदलाव आया, उसे देखकर दफ्तर का हमें कर्मचारी हैरान रह गया। वह कठोर, गुस्सैल और चिड़चिड़ी रहने वाली बॉस और एक बेहद शांत, मददगार और हमेशा मुस्कुराने वाली मार्गदर्शक बन चुकी थी। दफ्तर का माहौल अब खौफ का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, खुशियों और एक बड़े परिवार जैसा बन गया था। आज अनामिका, राघव और छोटा चीकू एक साथ मिलकर सम्मान, निश्चल प्रेम और अटूट विश्वास से भरी एक मुकम्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।